मैं कहानी शुरू करने से पहले अपना परिचय देती हूँ। मैं छत्तीसगढ़ के एक छोटे से गांव में एक स्कूल में शिक्षिका हूँ। मैं कहानी बताने जा रही हूँ, वो मेरी आंखों देखा किस्सा है। इसे एक बुरी घटना कहना भी गलत नहीं होगा। ये घटना आज से करीबन 20 साल पहले की है। मुझको आज भी अच्छे से याद है। इस घटना को मैं चाहकर भी भूल नहीं सकती। मैं जिस विद्यालय की शिक्षिका हूँ, उस विद्यालय के पास ही एक आंगनबाड़ी हुआ करती थी। वो काफ़ी पुरानी थी और काफ़ी जर्जर हालत में थी, इसलिए वो हमेशा बंद ही रहती थी और किसी को वहाँ जाने की अनुमति नहीं थी। मेरा जो स्कूल है वो पहले 5वीं क्लास तक था, जो अब बहुत बड़े हो चुके हैं और स्नातक तक हो चुके हैं। स्नातक यानी 10वीं क्लास तक। वो जो स्टूडेंट हैं वे सभी स्कूल की छुट्टी के बाद वहाँ खेला करते थे। उस आंगनबाड़ी में जाने की मनाही थी, इसलिए उसके पास कोई भी नहीं जाता था। स्कूल शनिवार को सुबह 7 बजे से दोपहर के 1 बजे तक लगता था। उस दिन भी शनिवार का दिन था, इसलिए दोपहर 1 बजे सबको अवकाश दिया गया था और हर दिन की तरह वे सभी अपने घर जाने के पहले वहाँ खेलने लग गए और मैं स्कूल के कुछ ज़रूरी कामों में बिजी हो गई। बाकी सभी अपने अपने घर जा चुके थे। 5वीं कक्षा में पढ़ने वालों की संख्या 9 थी और वे सभी वहाँ खेला करते थे। उसमें से 8 बच्चे मेरे ही गांव के थे और मेरे ही घर के आसपास रहते थे, पर एक बच्चा मेरे गांव के पास में गांव में रहता था। उस दिन वह स्कूल नहीं आया था। ये उसकी अच्छी किस्मत कहूँ तो ज़्यादा अच्छा होगा। वो 8 बच्चे और मैं वहीं रुके। सभी बच्चे खेलने में बिजी हो गए थे और मैं काम में। वो खेलते खेलते कब उस आंगनबाड़ी के करीब पहुंच गए मुझको पता ही नहीं चला, पर आंगनबाड़ी पास होने के कारण उन सभी की आवाज़ मुझे साफ साफ सुनाई दे रही थी, इसलिए मैंने भी ध्यान नहीं दिया। उनमें से सभी बच्चे बहुत ही शरारती थे और वह सब खेलते खेलते उस आंगनबाड़ी के अंदर चले गए थे। कुछ देर बाद सभी बच्चों की आवाज़ें सुनाई देना बंद हो गई। मुझको लगा कि दूर जाकर खेल रहे होंगे और फिर ध्यान नहीं दिया मैंने। बहुत समय बीत जाने के बाद अब मुझको डर लगने लगा और मैं अपना काम छोड़कर बाहर आई और मैं उनको ढूंढने लगी। जब मैं आंगनबाड़ी के करीब पहुंची तब मुझको रोने की आवाज़ सुनाई दी। मैं घबरा गई। मैं समझ गई कि वे सभी अंदर गए हैं। मैं बिना समय गवाए उनके पास उस आंगनबाड़ी के अंदर गई और वह उन बच्चों को देखकर मेरे होश उड़ गए। वे सब वहाँ नीचे बैठे रो रहे थे और एक बच्चा नीचे बेहोश पड़ा था। मुझको कुछ समझ नहीं आया और मैं तुरंत उस बच्चे को गोद में उठाई और सब बच्चों को बाहर लेकर आ गई। हम सब स्कूल के अंदर आ गए थे। मैंने उन बच्चों को होश में लाया, पर होश में आते ही वो उठकर रोने लगा। मैं बहुत डर चुकी थी, इसलिए मैं तुरंत एक बच्चे को कहकर उसके पापा को बुलाने भेज दिया। उसके पापा आए और उसे लेकर घर चले गए। उसके बाद मैं स्कूल बंद करके बाकी सब बच्चों के साथ घर आ गई। शाम के 4 बज चुके थे। मैं वही सब सोच सोच कर परेशान हो रही थी। तभी पास में रहने वाला मेरा एक विद्यार्थी, जो उस समय उनके साथ ही खेल रहा था, भागते हुए मेरे घर आया और कहा कि चलो, नंद किशोर को कुछ हो रहा है। मैं कांपते हुए उस बच्चे के घर गई। मैंने देखा कि वो बच्चा बिल्कुल ठीक एक कमरे में बिछी चारपाई पर बैठा था और कुछ खा रहा था और पास में उसकी माँ बैठी रो रही थी। मैं समझ नहीं पाई कि क्या हुआ। देखने में तो सब ठीक था, फिर क्यों उसकी माँ रो रही थी। मैंने बाहर निकलकर उसकी माँ से पूछा कि क्या हुआ, नंदकिशोर तो बिल्कुल ठीक है, फिर आप रो क्यों रहे हो। उसकी माँ ने जो बताया सच मानिए, वो सुनने के बाद किसी के भी हाथ पैर कांपने लगेंगे। मेरे भी हाथ पैर कांपने लगे। मैं कुछ बोलना चाहती थी पर मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी। मैं भागते हुए अपने घर पहुंची और किसी को बिना कुछ बताए चुपचाप अपने काम में लग गई। खाना बनाते समय मेरी माँ ने मुझसे कहा, क्या हुआ सत्य कुमारी,
तो मैंने अपनी माँ को शुरू से लेके एंड तक का सारा किस्सा सुना दिया। अगले दिन रविवार की सुबह नंदकिशोर के पास में एक गांव के पंडित आए और उनको सारी घटना बताई गई। मैंने शनिवार की शाम को नंदकिशोर जब चारवाई में बैठा हुआ था और कुछ खाते हुए मैंने देखा था, तब उसकी माँ को पूछा था और उन्होंने ये भी बताया कि नंदकिशोर जो है वो शीतल छाया का है। अगर आपको नहीं पता तो बता दूं कि शीतल छाया जो होती है उनके जिसकी भी शीतल छाया होती है वो नज़र जल्दी लगती है। पंडित जी उस बच्चे के पास आए और उस बच्चे को वहाँ अंदर हुई घटना के बारे में पूछा, तो उसने बताया कि जब सब खेल रहे थे तब वह अंदर से किसी की आवाज़ सुनकर अंदर गया था। उसे अंदर एक औरत अपने बच्चे के साथ बैठी रोती हुई दिखी और उसे अपने पास बुला रही थी। वह पास जाकर उस बच्चे का हाथ पकड़कर अपनी ओर खींचा, तभी वह औरत बहुत जोर से हंसने लगी और उसका बच्चा नंदकिशोर की हाथ में बहुत जोर से काट कर वहाँ से गायब हो गया और वो बेहोश हो गया। ये सब सुनने के बाद पंडित जी ने सोमवार की सुबह सबको दोबारा आने को कहकर घर जाने के लिए कहा और कहा कि शाम होते ही उसे सुला दिया जाए। सबने हामी भरी और अपने घर को आ गए। ये बात पूरे गांव में फैल गई। सबने तरह तरह की कहानियां बनानी शुरू कर दी थी। अगली सुबह सोमवार का दिन था। विद्यालय में छुट्टी दे दी गई थी। पंडित जी के कहे अनुसार सब नहाकर उनके पास जाने के लिए तैयार होने लगे। कुछ समय बाद वही पंडित जी एक बुजुर्ग महिला को साथ लिए गांव की ओर आते हुए दिखे। नंदकिशोर के पापा उन लोगों को आते देखकर घबरा गए और उनको अपने घर ले गए। घर पहुंचकर पंडित जी ने नंदकिशोर को बाहर जाकर खेलने को कहा। उसके बाद जाने के बाद नंदकिशोर के पापा को ये सब देखकर रहा नहीं गया और उन्होंने पूछा कि हुआ क्या है पंडित जी, आप यहाँ कैसे आ गए, क्या हुआ है। पंडित जी ने बताना शुरू किया कि कल सबके घर जाने के बाद वो कुछ देर इस सब के बारे में सोच रहे थे कि वही बुजुर्ग महिला उनके पास पहुंची और उनको उस आंगनवाड़ी में रहने वाली उस औरत और उसके बच्चे के बारे में बताने लगी। उसने बताया कि जब वह 11 साल की थी तब उसके गांव में एक औरत थी, बहुत ही सुंदर और सुशील। कद काठी रंग सब कुछ अच्छा था। उसकी सुंदरता से गांव के सभी पुरुष मोहित थे। इतनी आकर्षित करने वाली स्त्री सबको भाती है। अब कौन ना चाहे ऐसी मनमोहनी से बातें करना, लेकिन सबको उसकी एक बात खलती थी कि वो शादीशुदा और साथ में एक बच्चे की माँ थी और एक बार दोबारा 8 महीने की गर्भवती थी। उसके परिवार में वो उसका पति, उसकी सास, ससुर और उसकी एक बेटी रहते थे। काफ़ी खुशहाल परिवार था। सास ससुर से कोई शिकायत ना, कोई पति से शिकायत, और तो और पूरा परिवार उसे बहू नहीं बेटी मानता था। उसका पति पास की शहर में नौकरी करता था। वह औरत भी काफ़ी पढ़ी लिखी थी, इसलिए उसके सास ससुर और उसका पति भी यही चाहते थे कि वो भी कुछ करे। एक दिन उसने बताया कि पास के गांव के आंगनवाड़ी में उसे बच्चों की देखभाल के लिए रखा गया है और बच्चों से लगाव होने की वजह से ये मना नहीं कर पाई और तैयार हो गई। ये बात पूरे गांव में फैल गई। सब ने उसके चरित्र के बारे में तरह तरह की बातें, अफवाह और पता नहीं क्या क्या बोला, लेकिन उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा। उसके लिए उसका परिवार ही सब कुछ था। उसका परिवार वैसे खुश था उसकी बात से, और सरपंच जो था वो भी उससे मोहित था और उसको बुरी नजर से देखता था। ये नौकरी मिलने पर उनके परिवार से ज़्यादा सरपंच खुश था। उसे लगा ये एक अच्छा अवसर है उसके करीब जाने का। वह रोज़ सुबह को निकल जाती और शाम को वापस आती। कभी कभी वह सरपंच भी उसे आंगनवाड़ी छोड़ने के लिए जिद करता, पर वह मना कर देती। सरपंच कभी रास्ते में तो कभी आंगनवाड़ी में उसकी प्रतीक्षा करता, पर वो थी उसकी ओर देखती भी नहीं थी। ये बात सरपंच को बहुत खुश रखती। ऐसे ही चलता रहा और वह दिन भी आ गया जब वह एक छोटे से प्यारे से बच्चे को जन्म दिया। परिवार में और खुशहाली छा गई। सरपंच जी बधाई देने उनके घर पहुंचा। ये बात सबको थोड़ी अजीब लगी, पर किसी ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया।
कुछ महीनों बाद जब वह पूरी तरह ठीक हो गई तो अपने बेटे को साथ लेकर ही आंगनबाड़ी जाने लगी। हर रोज़ की तरह एक दिन भी वह अपने बेटे को साथ में गोद में लिए पैदल जा रही थी कि रास्ते में वह सरपंच दिखा। वह थोड़ी सहमी और आगे बढ़ गई, पर वह जितनी तेजी होती वह सरपंच भी उसके पीछे पीछे चलता जाता। वह आंगनबाड़ी पहुंचकर थोड़ी निश्चिंत हुई थी कि वह सरपंच को सामने देखकर घबरा गई। सरपंच उसे अपने करीब खींचने लगा कि तभी उस औरत ने एक जोरदार थप्पड़ जड़ते हुए उसे धक्का लगाया और अंदर की ओर भागी। थप्पड़ को अपना पान मानकर सरपंच ने अपने कुछ दोस्तों को बुलाया और आंगनबाड़ी के अंदर जाकर अपने अपमान का बदला लेने उस औरत का वस्त्र उतारने लगा। ये सब देख उसके दोस्तों ने उसे ऐसा करने से रोका, पर वह नहीं माना। उसने उस औरत को निर्वस्त्र कर दिया और पूरे गांव में बात फैला दी कि वह औरत उसे विवाह करने को जिद करने लगी और मना करने पर उसने स्वयं को निर्वस्त्र कर लिया। ये सब करने के बाद वह सरपंच गर्व से अपने घर लौट गया। उसे लग रहा था कि उसने अपने अपमान का बदला ले लिया। जब वह अफवाह उस औरत के परिवार तक पहुंची तो सब आंगनबाड़ी जा पहुंचे। वह उनकी बहू की दुर्दशा देख सबको सारी बातें समझ आ गई। उससे किसी ने कोई सवाल नहीं पूछा, क्योंकि सबको पता था ये सब उसके साथ किया गया है। उसका पति उसे ढककर अपने घर ले जाने लगा। उस नवजात शिशु को उसकी दादी ने गोद में उठा लिया और सभी चले गए। उस औरत ने ना किसी से बात की, ना किसी से नजरें मिलाई। सब सच जानने के बावजूद भी उस सरपंच का कोई कुछ नहीं कर सका। वह तब भी आज़ाद और गर्व से रहने लगा। कुछ महीनों बाद वह ठीक हो चुकी थी और एक दिन वह अपने उस बच्चे और अपनी 11 साल की बेटी के साथ आंगनबाड़ी गई। उसको उसके साथ हुई सारी घटना याद आई, जिसे वह रोज़ भुलाने की कोशिश करती थी। कुछ समय हुआ था कि सरपंच आ पहुंचा, लेकिन किसी को भी उसके आंगनबाड़ी जाने का पता नहीं चला। आंगनबाड़ी के भीतर वह औरत अपने बच्चे के साथ थी। तभी उस सरपंच ने आंगनबाड़ी में केरोसिन डालकर आग लगा दी। देखते ही देखते आग चारों ओर फैल गई। भीतर तीनों को इस साजिश की भनक नहीं थी और बाहर आग की लपटें उठने लगी। धीरे धीरे आग आंगनबाड़ी को निकलने लगी। आसपास के गांव के सभी लोग इकट्ठा हो गए, लेकिन किसी को नहीं पता था कि तब भीतर से तीनों में से किसी की आवाज़ भी नहीं आई, न चीखने की, न चिल्लाने की, न मदद करने की। उधर उस गांव में सभी उन तीनों माँ बच्चों की खोजबीन करने लगे। उसके पति की भी हालत बिगड़ चुकी थी। हर जगह ढूंढ लेने के बाद भी उनकी कोई खबर नहीं मिली। एक दो दिन बीत जाने के बाद गांव वालों को लगा कि वह अपने बच्चे को लेकर कहीं चली गई होगी। भला इतना अपमान भी सहन कौन करेगा। जैसे जैसे समय बीतता रहा उस घटना को लोग भूलने लगे। कुछ साल बाद उस आंगनबाड़ी में सरपंच को मरी हुई अवस्था में पाया गया। अब ये देखकर सबने तरह तरह की कहानियां बनानी शुरू कर दी। सबको ये लगा कि हो ना हो सरपंच ही उन तीनों को आंगनबाड़ी में जलाकर मार डाला, इसलिए अब उसकी आत्मा सरपंच को मारकर अपना बदला ली। तरह तरह की बातें अफवाहें फैलने लगी। इतना कहकर वो बूढ़ी महिला चुप हो गई। अब सबको सब कुछ समझ में आ गया था कि आंगनबाड़ी में कौन थी। लोगों की जिंदगी में अजीबोगरीब घटनाएं होती रहती हैं। ये कहानी है अमन और उसकी पत्नी नकुल की। ये दोनों महरौली में 2 BHK फ्लैट में रहते थे। जहाँ शिफ्ट हुए इन्हें सिर्फ 3 महीने हुए थे। दोनों साथ एक प्रोडक्शन हाउस में काम करते थे, जो कि अमन का खुद का था। दोनों रोज़ सुबह 5 बजे अपने ऑफिस जाने के लिए जब उठते थे तो पूरे घर की लाइट ऑन मिलती थी। फिर दोनों एक दूसरे से सवाल जवाब करने लग जाते थे। नतीजा निकलता था कि उन दोनों में से किसी ने भी लाइट ऑन नहीं करी। इस अजीब घटना की शुरुआत आज से 3 महीने पहले हुई थी। उन्होंने ये बात किसी को भी नहीं बताई थी। उन्हें डर था कि शायद उनके दोस्त उनका मजाक बनाएंगे। वो दोनों रोज़ शाम के 5 बजे काम से लौट कर आते थे। उनके यहाँ शाम 6 बजे घर का काम करने वाली बाई आ जाती थी और कभी कभी उसका बच्चा भी उसके साथ आया करता था।
उसका बच्चा चीज़ों से बहुत छेड़छाड़ करता था, पर वो दोनों उसे कुछ भी नहीं कहते थे। कारण उनके इलाके में बाई मिलना बहुत मुश्किल था। एक दिन बाई का बच्चा उनके बेडरूम में खेल रहा था, तो उन्होंने सोचा कि वह पड़ोस में काम करने गई होगी बच्चे को यहाँ छोड़कर। पर पंकज की वाइफ को इस बात पर बहुत गुस्सा आ रहा था कि वो इस बच्चे को बेडरूम में खेलता हुआ छोड़कर चली गई। उन्हें बच्चे को इस तरह छोड़कर दूसरे घर में काम करने जाना बिल्कुल पसंद नहीं आया। तो उन्होंने लगभग 1 घंटा बाई का इंतज़ार करा। फिर पड़ोस में जाकर बाई का पता लगाया, तो पड़ोसी की बात सुनकर दोनों के होश उड़ गए, क्योंकि वह आज आई नहीं थी। दोनों घर गए तो उन्होंने देखा कि बच्चा पूरे घर में नहीं था। बच्चा गया तो कहाँ गया, इस बारे में उन्होंने ज़्यादा सोचा नहीं, क्योंकि उनको पार्टी में जाना था। फिर रात को दोनों काफ़ी लेट आए और उसने देखा कि बाई गेट पर खड़ी है और घर के अंदर से बच्चे के रोने की आवाज़ आ रही है। उनके गेट खुलते ही बाई भागकर अंदर चली जाती है और फुर्ती से रोते हुए बच्चे को उठाकर गायब हो जाती है। ये देखकर पंकज और उसकी वाइफ बहुत डर जाते हैं और अपने मकान मालिक के पास जाते हैं। तब मकान मालिक ने उन्हें बताया कि कुछ साल पहले एक परिवार यहाँ रहता था, जिसमें पति, पत्नी और एक बच्चा था। तंगहाली से तंग आकर उस आदमी ने अपने बीवी और बच्चे को जहर देकर मार डाला था और फिर खुद भी पंखे से झूलकर मर गया था। दूसरे दिन जब काम वाली बाई आई तो उन्होंने पूछा कि कल अपना बच्चा छोड़कर क्यों गई थी आप। तब उसने कहा कि साहब, कल तो मैं आई नहीं थी और मेरा तो कोई बच्चा है ही नहीं। पंकज और उसकी वाइफ ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर दूसरे ही दिन वो फ्लैट खाली कर दिया। ये कहानी है करण की। करण आज ऑफिस में लेट हो गया था। रात के 12 बजे वो अपने घर के लिए निकला था। उसका ऑफिस घर से 15 किलोमीटर दूर था। रास्ते में एक हाईवे आता था। वो उस हाईवे पर अपनी बाइक लिए जा रहा था। अचानक हाईवे पर थोड़ी दूर चलने पर उसकी बाइक ख़राब हो गई। वो अपनी बाइक साइड में लगाकर देखने लगा कि बाइक में क्या हो गया है। इतने में एक औरत ने उसके पास आकर कहा कि तुम मुझे मेरे घर छोड़ दोगे क्या? मेरे घर पास में ही है, मेरा बेटा बहुत बीमार है। इस बात को सुनकर करण ने कहा, "अ, आप प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपको घर नहीं छोड़ पाऊँगा क्योंकि मेरी बाइक ख़राब हो गई है।" ये कहकर उसने अपनी बाइक को स्टार्ट करके देखा, लेकिन तभी बाइक स्टार्ट हो गई, वो भी एक किक में। जबकि इतनी देर से सारी मशक्क़त करने के बाद भी बाइक स्टार्ट नहीं हुई थी। फिर वो सोचने लगा, ये औरत मेरे बारे में क्या सोच रही होगी कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। उसने उस औरत से माफ़ी मांगी, फिर कहा, देखिए मैं मजाक नहीं कर रहा, मेरी बाइक सच में ख़राब हो गई थी, ना जाने कैसे ठीक हो गई। अब मेरी बाइक ठीक हो ही गई है तो मैं आपको छोड़ देता हूँ। इतना कहने के बाद वो औरत करण के पीछे बाइक पर बैठ गई। उस औरत ने लाल चूड़ियाँ और हरे रंग की कॉटन की साड़ी पहन रखी थी। उसकी उम्र लगभग 42 साल थी। थोड़ी दूर आने पर करण को कुछ अजीब सा लग रहा था। इसका बेटा बहुत बीमार है, तो ये यहाँ इस वक्त हाईवे पर क्या कर रही है? लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। फिर बाइक चलाते चलाते करण ने उसके घर का पता उससे पूछा, तो वो बोली, जी बस थोड़ी सी दूर है। थोड़ी दूर आने पर फिर करण ने पूछा, तो वो बोली, जी बस थोड़ी सी दूर और है। इस तरह थोड़ी दूर बोलते हुए अब करण काफ़ी दूर आ चुका था। उसने फिर उस औरत से पूछा, अब और कितनी दूर है आपका घर? तो वो बोली, बस थोड़ी सी दूर और है। अब करण को गुस्सा आने लगा था। वो सोच रहा था कि अपनी बाइक को साइड में लगाकर इसके घर का पता अच्छे से पूछ लूं, और अब अगर इसने सही पता नहीं बताया तो इसे यहीं उतार दूंगा। ये सोचकर उसने बाइक साइड में लगाई और उतरकर जैसे ही पीछे देखा तो वहाँ उसकी बाइक के पीछे कोई नहीं था।
ये देखकर उसकी हालत खराब हो गई, क्योंकि पूरी सुनसान सड़क थी और आसपास सिर्फ जंगल ही था और अंधेरा इतना था जिसमें अगर लाइट बंद कर दें तो हाथ को हाथ ना दिखे। उसने बाइक स्टार्ट करी तो वो वापस स्टार्ट नहीं हुई। उसने बाइक को वहीं साइड में लगाया और एक ट्रक वाले से लिफ्ट मांग कर घर आ गया। इसके बाद 4 दिन तक उसकी तबीयत खराब रही। फिर उसने हाईवे की ओर ना जाने की कसम खा ली और किसी औरत को कभी लिफ्ट ना देने की कसम खाई। और इसी के साथ कहानी ख़त्म होती है। ट्रेन का ड्राइवर ये देखकर हैरान था कि एक लड़का सफ़ेद कपड़े पहने हुए ट्रेन की पटरियों के बीच आराम से लेटा हुआ था। उसकी तरफ मालगाड़ी धीमी रफ्तार से बढ़ती जा रही थी। कायदे से तो उसे अब तक वहां से हट जाना चाहिए था, मगर वह तो हट ही नहीं रहा था। ड्राइवर के चिल्लाने का भी उस लड़के पर कोई असर नहीं हो रहा था। न ट्रेन की आती आवाज़ का उस पर कोई असर हो रहा था। वो तो ट्रेन की पटरी पर आराम से लेटा हुआ था। ट्रेन के ड्राइवर ने फिर चीखते हुए कहा, तुम्हें मरने के लिए मेरी ट्रेन मिली है क्या? अब परेशान ड्राइवर ने जल्दी से ट्रेन में ब्रेक लगाए। गाड़ी धीरे धीरे उसके पास पहुंचकर ही रुक पाई। ड्राइवर नीचे उतरा और उस लड़के पर बरस पड़ा। मरने के लिए मेरी ट्रेन मिली थी क्या? कहीं और जाके मरना। वो तो मैंने देख लिया, वरना अभी तेरी चटनी बन गई होती। अब ये सुन के वो लड़का उठ खड़ा हुआ और ड्राइवर के गले की तरफ घूर घूर कर देखने लगा, जहाँ बजरंगबली का लॉकेट ड्राइवर के गले में झूल रहा था। वो ऐसे देख रहा था जैसे ड्राइवर को खा जाएगा। तभी ड्राइवर की नज़र उसके पैरों की तरफ पड़ी तो ड्राइवर के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। डर के मारे उसके होश उड़ गए। ये क्या, इसके तो पैर उल्टे हैं। हाथों की तरफ देखा तो नाखून किसी जानवर की तरह थे और कान तो थे ही नहीं। अब ड्राइवर को समझते देर नहीं लगी कि ये इंसान नहीं कोई भूत है। ये सब देख ड्राइवर फिर जल्दी से हनुमान चालीसा पढ़ता हुआ ट्रेन में चढ़ गया और ट्रेन को स्पीड से भगाने लगा। और ट्रेन को भगाते भगाते सोचने लगा कि आज तो बलि का बकरा बन जाता, बेमौत मारा जाता। हनुमान जी ने बचा लिया, वरना भूत भी कभी ट्रेन की आवाज़ सुनते हैं क्या? पचमढ़ी के घने जंगल में कुछ दोस्त घूमने आते हैं। शहर की आपाधापी से दूर हरियाली और शांति की बात ही कुछ और है। वो सभी टेंट लगाकर वहाँ पर रुक जाते हैं। शाम हो चली थी। सभी खाना खाने के बाद मस्ती मजाक कर रहे थे। वाह यार, मज़ा आ गया। सचिन, बहुत दिनों बाद ऐसी पार्टी की है यार। हाँ यार सोनू, ऑफिस के चक्कर में समय कहाँ मिल पाता है। बातचीत का दौर यूं ही चलता रहा। रात होते ही सभी सोने के लिए चले जाते हैं। पूर्णिमा की रात थी। जंगल की शांति में भी ऐसा लग रहा था जैसे कोई कुछ आवाज़ दे रहा है। बड़े बड़े पेड़, लिपटी हुई जड़ें, चमगादड़ों का इधर से उधर उड़ते हुए जाना बहुत ही भयानक लग रहा था। भेड़ियों की आवाज़ भी बहुत डरावनी लग रही थी। अचानक ही सचिन को घने जंगलों से मंत्र उच्चारण की आवाज़ आने लगी। ओम त्रिम चामुंडाय विच्चे, ओम हिम काली चामुंडाय विच्चे। इस मंत्र से जंगल गुंजायन हो रहा था। सचिन ने सोनू को जगाया। सोनू, तुझको कुछ सुनाई दे रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे कोई मंत्र पढ़ रहा है। सोचा भाई, क्यों परेशान हो रहा है? कोई आवाज़ नहीं आ रही? तू थक गया है? नहीं भाई, मुझे तो आवाज़ सुनाई दे रही है। मुझे कुछ क्यों नहीं सुनाई दे रहा है यार? गुड नाइट। सोनू ये कहकर सो गया, लेकिन सचिन अभी भी परेशान था। उसे ये सब अजीब लग रहा था। वो वापस सोने के लिए लेटा। कुछ ही देर बाद सचिन को ऐसा लगा जैसे उसे कोई बुला रहा है। आओ सचिन, आओ। सचिन घबराने लगा। जैसे ही वो उठा, सामने एक आदमखोर शेर खड़ा था। उसकी आंखें नीली थीं, बड़े बड़े दांत जिनसे खून टपक रहा था। सचिन उसको देखकर वशीभूत हो गया। शेर वापस जंगल में जाने लगा। सचिन भी उसके पीछे पीछे चल दिया।
धीरे धीरे मंत्र की आवाज़ तेज़ होने लगी। जंगल में अजीब से जानवर नजर आ रहे थे। बड़े बड़े चमगादड़, भेड़िए, उल्लू, जो कि नॉर्मल रूप से बहुत अलग थे। बहुत बड़ा पेड़ जो कि काले रंग का था, वो भी मंत्रोच्चारण कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि पूरा जंगल ही सजीव है, मतलब कि जिंदा है। सचिन घने जंगलों के बीच पहुंचा। वहां एक तांत्रिक हवन कर रहा था। उसके द्वारा ही यह मंत्रोच्चारण हो रहा था। आसपास ही कई कंकाल पड़े हुए थे। पास ही खून का झंडा बह रहा था। वो जगह साक्षात नरक लग रही थी। वहीं एक बड़ी मूर्ति बनाई गई थी जिस पर नरमुंडों की माला चढ़ी हुई थी। तांत्रिक ने सचिन को हवन कुंड के सामने बैठने का इशारा किया। सचिन वहां जाकर बैठ गया। तांत्रिक ने कुछ और मंत्रों का जाप किया। पास ही एक फरसा वहां रखा हुआ था। तांत्रिक ने उसे उठाया और मंत्र पढ़ते हुए एक झटके में सचिन की गर्दन धड़ से अलग कर दी। गर्दन सीधे हवन कुंड में गिरकर जलने लगी। कुछ ही देर बाद तांत्रिक यज्ञ पूर्ण करके जोर जोर से हंसने लगा। अचानक एक रोशनी आई और उसके शरीर में समाहित हो गई। वो सचिन की आत्मा थी। गुरुदेव, आपकी कृपा से मैं और शक्तिशाली बनते जा रहा हूँ। वो दिन दूर नहीं जब मैं इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली मनुष्य बन जाऊंगा। उसके बाद मुझे कोई मार नहीं सकेगा। अगले दिन सुबह जब सोनू उठा तो उसे सचिन कहीं नहीं मिला। उसने सभी दोस्तों से पूछा, लेकिन उसका किसी को कुछ पता नहीं था। कुछ देर इंतजार करने के बाद फॉरेस्ट ऑफिसर को खबर दी गई। फॉरेस्ट ऑफिसर के रेंजर गौतम आए। सचिन को आखिरी बार तुमने कब देखा था? सर, रात को उसने मुझे जगाया था, लेकिन मैंने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। उस जंगल से कुछ आवाज़ें आ रही थी उसे। तो इसका मतलब ज़रूर वो घने जंगल में चला गया है। इस जंगल का रास्ता बहुत कठिन है। वो एक भूल भुलैया है। इस जंगल से बाहर निकलना आसान नहीं है। पहले भी कई केस आ चुके हैं, यहाँ तक कि पालतू जानवर भी वहाँ से वापस नहीं आ पाए। प्लीज़ सर, कुछ कीजिए। वो मेरा जिगरी दोस्त है। उसके माँ बाप को मैं क्या जवाब दूंगा? ठीक है सोनू, हम पूरी कोशिश करेंगे। आप सब अपने घर जाइए। ये कहकर गौतम ने सभी को घर भेज दिया। अगले दिन ये खबर समाचार पत्रों में प्रकाशित हुई। इस खबर को एक व्यक्ति डॉक्टर मुखर्जी ने पढ़ा, जो कि पृथ्वी के गढ़ रहस्यों पर रिसर्च कर रहे थे। उनकी नज़र इस जंगल में घटित घटनाओं पर पहले से ही थी। उन्होंने इन जंगलों में जाने का निर्णय लिया। डॉक्टर मुखर्जी ने रेंजर गौतम को बुलाया। डॉक्टर मुखर्जी, हेलो मिस्टर गौतम, मैं डॉक्टर मुखर्जी बोल रहा हूँ। दरअसल मैं कोलकाता से बोल रहा हूँ। आपके सीनियर ने मेरे बारे में बताया होगा आपको। यस सर। कैसे हैं आप? मुझे आपके बारे में जानकारी मिल गई है। कब आ रहे हैं आप? बस अगले हफ्ते आ रहा हूँ। साथ में मेरा एक स्टूडेंट भी आ रहा है। ठीक है सर, आप आ जाइए। मैं आपके ठहरने का बंदोबस्त कर देता हूँ। अगले ही हफ्ते डॉक्टर मुखर्जी और उनके स्टूडेंट अरविंद पचमढ़ी पहुँच गए। वहाँ गौतम ने उनका स्वागत किया। आइए डॉक्टर, कैसे हैं आप? रास्ते में कोई तकलीफ तो नहीं हुई आपको? अरे थैंक यू गौतम, सफ़र बढ़िया था। यार यहाँ की हरियाली तो बड़ी मस्त है, मज़ा आ गया। अरविंद, तुम बताओ, कैसा लग रहा है यहाँ? बहुत बढ़िया सर। मैं कोलकाता के बाहर पहली बार निकला हूँ। अच्छी बात है। आप दोनों नहाकर थोड़ा तैयार हो जाइए। मैं आपके खाने का प्रबंध करता हूँ। अरे धन्यवाद गौतम। रात में भोजन के बाद तीनों बातचीत करते हैं। थोड़ा आपकी शोध के बारे में बताइए डॉक्टर मुखर्जी। गौतम, मैं इस पृथ्वी के गण रहस्यों के बारे में शोध कर रहा हूँ। विज्ञान ने बहुत तरक्की कर ली है, लेकिन जीवन के रहस्यों के बारे में अभी तक कुछ जान नहीं पाया है। जैसे हमारी मौत के बाद क्या होता है, आत्मा का कोई अस्तित्व है या नहीं। ओह बहुत बढ़िया डॉक्टर। हमें तो अपनी ड्यूटी के अलावा कोई ध्यान ही नहीं रहता। मुझे पूरा यकीन है कि इस जंगल में आत्माओं का वास है या कोई तंत्र क्रिया कर रहा है। मेरे अध्ययन के अनुसार सभी घटनाएं पूर्णिमा की रात को हुई हैं। पूर्णिमा और अमावस की रातें तंत्र क्रिया के लिए उत्तम मानी गई हैं।
अच्छा डॉक्टर, तो क्या आप उस जंगल में जाने का सोच रहे हैं? हाँ गौतम, इसीलिए तो मैं आया हूँ। अगर मेरे अध्ययन से समाज का भला हो तो इससे अच्छी बात और कुछ नहीं हो सकती। सही बात है डॉक्टर। गौतम, अरविंद ने कुछ उपकरण बनाए हैं जिनकी सहायता से हम आसपास की नेगेटिव ऊर्जा को डिटेक्ट कर सकते हैं। हाँ, ये तो कमाल है। मेरी क्यूरोसिटी और बढ़ रही है साहब।